जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 3 करना है। जो पिछला लेक्चर 2 था उसमें हमने पीरियोडिक ट्रांसवर्स वेव जो है उसको स्टार्ट किया हुआ था। आज उसी पोर्शन का एंड पे एक थोड़ा सा हिस्सा है जो शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के लिए आप देख सकते हैं। हेडिंग में लिखता हूँ, टॉपिक वही है जिसकी कंटिन्यूएशन में अभी मैं कुछ बात करूँगा। टॉपिक जो छोटी सी हेडिंग है, मेन टॉपिक तो वही है, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव वाला। उसके नीचे मैं एक छोटी सी हेडिंग लिखता हूँ, फेज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स इन ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम ट्रांसवर्स वेव जो हमने स्ट्रिंग में पैदा की थी उसको दोबारा से इमेजिन करते हैं कि एक काफ़ी बड़ी सी ट्रांसवर्स वेव है। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग है जिसमें हमने कुछ 2-3 क्रस्ट पैदा किए हुए हैं, कुछ 2-3 ट्रफ हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। और वेव जो है फर्ज कर लें उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है मेरी तरफ। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ 3-4 ट्रफ नज़र आ रहे हैं। जो उस तरफ वाला ट्रफ है उसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसे मैं ए का नाम दे देता हूँ। उसके साथ इस तरफ जो ट्रफ है उस पे जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसे मैं ए प्राइम का नाम दे देता हूँ। और मज़ीद इस तरफ जो क्रस्ट है उसके एक्सट्रीम पे जो पॉइंट है उसे मैं ए डबल प्राइम का नाम दे देता हूँ। इसी तरह गौर से देखिएगा, जो नीचे ट्रफ पे एक्सट्रीम पॉइंट नजर आ रहा है, फर्ज कर लें उसे मैं बी, इस तरफ वाले को बी प्राइम और इस तरफ वाले को बी डबल प्राइम का नाम दे देता हूं। इसी तरह अगर मैं क्रस्ट के थोड़ा सा इस तरफ मतलब एक्सट्रीम पॉइंट के थोड़ा सा इस तरफ एक पॉइंट मैं कंसिडर कर लेता हूं, फर्ज कर लें सी। इसी तरह दूसरे क्रस्ट के थोड़ा सा इस तरफ, एक्सट्रीम पॉइंट के थोड़ा सा इस तरफ सी प्राइम। और इसी तरह जो तीसरा क्रस्ट है उसके एक्सट्रीम पॉइंट के थोड़ा सा मेरी तरफ, जितना वहाँ पे हमने कंसिडर किया डिस्टेंस उतना ही दूर यहाँ पे मैं सी डबल प्राइम कंसिडर कर लेता हूँ। अब जरा गौर से आपने देखना है, इस वेव को चलते हुए देखना है। जब ये वेव प्रोपेगेट करेगी यानी मेरी तरफ आएगी तो नोट करें जो ए प्राइम और ए डबल प्राइम आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये तीनों आमने सामने रहते हुए नीचे की तरफ जाते हैं, फिर इसी लेवल पे रहते हुए ऊपर की तरफ आते हैं। यानी ये हमेशा सेम लेवल पे रहते हैं और इनकी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन भी हमेशा सेम रहती है। इसी तरह अगर आप बी प्राइम और बी डबल प्राइम को देखें, ये भी सेम लेवल पे रहते हुए अपवर्ड और डाउनवर्ड वाइब्रेट कर रहे हैं। इसी तरह मतलब ये वाली जो सिचुएशन है या ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट के लिए वैलिड नहीं है। आप सी प्राइम और सी डबल प्राइम को भी देखें, ये भी सेम लेवल पे रहते हुए सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, हमेशा आमने सामने रहेंगे। सारे इस तरह के जो पॉइंट्स हैं इस ट्रांसवर्स वेव के ऊपर, इन सारे के सारे पॉइंट्स को इन फेज पॉइंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपस में सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है। अगर मैं यहां पर इन फेज पॉइंट्स की हेडिंग लिखूं तो उसके नीचे ए का इन फेज पॉइंट कौन सा आएगा? ए प्राइम, ए डबल प्राइम। इसी तरह बी का इन फेज पॉइंट कौन सा आएगा? बी प्राइम, बी डबल प्राइम। इसी तरह सी का इन फेज पॉइंट कौन सा आएगा? सी प्राइम और सी डबल प्राइम। ये सारे मैंने कुछ ग्रुप्स बना दिए हैं इन फेज पॉइंट्स के। ये सिर्फ यही इन फेज पॉइंट्स नहीं है, इस वेव में हजारों इस तरह के पॉइंट्स होंगे जो हमेशा सेम स्टेट पे रहते हुए वाइब्रेट कर रहे होंगे। इन सारे पॉइंट्स को हम इन फेज पॉइंट्स कहेंगे। मैं ऐसा करता हूं, इन फेज पॉइंट्स की एक छोटी सी कंडीशन बनाने के लिए मैं फर्ज कर लें ए प्राइम और ए डबल प्राइम वाले जो इन फेज पॉइंट्स हैं इनको कंसीडर करता हूं थोड़ी देर के लिए, ताकि हम किसी नतीजे पे पहुंचे, कोई फॉर्मूला निकाल सकें। आप गौर करें, अगर मैं ए पॉइंट को रेफरेंस पे लूं, अब इस वक्त मैंने जो वेव है उसको रोक दी है, वो बिल्कुल भी मूव होती हुई हमें नजर नहीं आ रही, ताकि हम सिचुएशन को थोड़ा ठीक से अंडरस्टैंड कर लें। ए को रेफरेंस पे ले लें, जरा गौर करें ए से लेके ए प्राइम तक का डिस्टेंस कितना है? 1 वेवलेंथ, क्योंकि वो क्रस्ट है, ये साथ वाला क्रस्ट है, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है? 1 वेवलेंथ। इसी तरह ए के लिहाज से ए डबल प्राइम का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? वो 2 वेवलेंथ्स के बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि जितने भी इन फेज पॉइंट्स हैं
वो आपस में कितने फासले पे होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा अप टू सो ऑन। ये है पाथ डिफरेंस या डिस्टेंस बिटवीन ऑल द इन फेज पॉइंट्स इन दिस ट्रांसवर्स वेव। इसी तरह अगर मैं एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन करता हूं, ये तो हमने इन फेज पॉइंट्स के बारे में बात की, अब मैं ऐसा करने लगा हूं, सेम इसी वेव की एक कॉपी, मैं नई कॉपी बना देता हूं और अब मैं ए के साथ बी को कंपेयर करने लगा हूं। जरा गौर करें, ए पॉइंट अपने मोहल्ले का चौधरी है, यानी ये क्रस्ट का एक्सट्रीम पॉइंट है, और जो बी है ये ट्रफ का एक्सट्रीम पॉइंट है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक जो है वो दुनिया के एक कोने में है और दूसरा दूसरे कोने में है, यानी दोनों अपनी अपनी जगह पर एक्सट्रीम पॉइंट पे है, ये नहीं, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक क्रस्ट के टॉप पे है, एक ट्रफ के टॉप पे है। अब आप वेव को दोबारा चलता हुआ देखें और गौर करें, ये ए और बी ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हुए वाइब्रेट करेंगे, यानी जब ए नीचे की तरफ आ रहा होगा तो बी ऊपर की तरफ जा रहा होगा, और इसी तरह अगर बी नीचे की तरफ आ रहा होगा तो ए ऊपर की तरफ जा रहा होगा। यानी ये दोनों पॉइंट्स हमेशा अपनी अपनी जगह पे सेम एक्सट्रीम पॉइंट्स पे रहते हुए, यानी एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, और इनकी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन भी हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट रहेगी। ऐसे दो पॉइंट्स को हमेशा हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज पॉइंट्स। ये बिल्कुल एक दूसरे के आउट ऑफ फेज है। अगर मैं ए को रेफरेंस पे लूं और ए के लिहाज से ये चेक करूं कि कौन कौन से पॉइंट है जो एग्जैक्टली ए के आउट ऑफ फेज है, तो गौर करें, ए के लिहाज से बी आउट ऑफ फेज है, बी प्राइम भी ए के लिहाज से आउट ऑफ फेज है, और बी डबल प्राइम भी ए के लिहाज से आउट ऑफ फेज है। इसी तरह अगर मैं बी को रेफरेंस पे लूं और ये चेक करूं कि बी के लिहाज से कौन कौन से आउट ऑफ फेज है, तो गौर करें, बी के लिहाज से ए भी आउट ऑफ फेज है, ए प्राइम भी बी के लिहाज से आउट ऑफ फेज है, और ए डबल प्राइम भी बी के लिहाज से आउट ऑफ फेज है। अब हम आउट ऑफ फेज के लिए भी एक डिस्टेंस वाली कंडीशन बना लेते हैं, ताकि डिस्टेंस की कंडीशन को देखते हुए हमें पता चल जाए कि ट्रांसवर्स वेव में कौन कौन से दो पॉइंट्स आउट ऑफ फेज हो सकते हैं। इमेजिन करें, ए को दोबारा से रेफरेंस पॉइंट लें, ए और बी का फासला चेक करें क्या होगा। देखें, ए क्रस्ट के एक्सट्रीम पॉइंट पे है और बी साथ वाले ट्रफ के एक्सट्रीम पॉइंट पे। जरा गौर करें, ए और ए प्राइम का फासला तो था लैम्डा, लेकिन ए और बी का आपस में फासला कितना होगा, ये हाफ लैम्डा के इक्वल होगा, यानी मैं कह सकता हूं हाफ ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा बाय 2। यानी ए और बी का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 2, लेकिन ए और जो अगला आउट ऑफ फेज पॉइंट है यानी बी प्राइम, उसका फासला क्या होगा। देखें, ए और बी का तो लैम्डा बाय 2 हो गया, अब बी और बी प्राइम का लैम्डा है, तो फिर ए और बी प्राइम का कितना हो गया, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा। लैम्डा बाय 2 में लैम्डा ऐड करें तो क्या बनेगा, 3 लैम्डा बाय 2। इसी तरह ए का और बी डबल प्राइम का डिस्टेंस कितना होगा, 3 लैम्डा बाय 2 में मजीद लैम्डा ऐड कर दें, वो बन जाएगा 5 लैम्डा बाय 2। इसका मतलब है जो पहला आउट ऑफ फेज पॉइंट है वो कितनी दूर होता है, लैम्डा बाय 2 फासले पे, लेकिन जो अगले आउट ऑफ फेज पॉइंट है उनका फासला निकालने के लिए लैम्डा बाय 2 में कितना कितना ऐड करना है, लैम्डा लैम्डा ऐड करना है। तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी डिस्टेंस की, यानी पहला फासला है लैम्डा बाय 2, दूसरा है लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा यानी 3 लैम्डा बाय 2, तीसरा डिस्टेंस है लैम्डा बाय 2 प्लस 3 लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा यानी 5 लैम्डा बाय 2। तो हम कह सकते हैं लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 अप टू सो ऑन। मैं इसको इस तरह भी बोल सकता हूं, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, क्योंकि ये लैम्डा बाय 2 के ऑड मल्टीपल है, 1 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2 अप टू सो ऑन। So this is the condition for distance between any two out of phase points on transverse wave. अब मैंने इन फेज पॉइंट और आउट ऑफ फेज पॉइंट्स के डिस्टेंसेस आपको बताए और ये सारी वैल्यूज मैंने पॉजिटिव में लिखी,
प्लस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये मैंने इन फेज पॉइंट्स का डिस्टेंस बताया, और प्लस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 प्लस 5 लैम्डा बाय 2, ये वाले जो डिस्टेंसेस हैं ये मैंने आउट ऑफ फेज पॉइंट्स के लिए बताए। लेकिन अगर इन्हीं डिस्टेंसेस के साथ नेगेटिव साइन लगा दिया जाए तो फिर ये कौन से आउट ऑफ फेज पॉइंट्स होंगे या कौन से इन फेज पॉइंट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं माइनस लैम्डा, माइनस 2 लैम्डा, माइनस 3 लैम्डा की बात करूं तो ये उस तरफ वाले इन फेज पॉइंट्स होंगे। इसी तरह अगर मैं माइनस लैम्डा बाय 2, माइनस 3 लैम्डा बाय 2 या माइनस 5 लैम्डा बाय 2 की बात करूं तो ये उस तरफ वाले आउट ऑफ फेज पॉइंट्स होंगे। तो मैं फिर इन फेज पॉइंट्स की कंडीशन को, जो पाथ की कंडीशन है, जो डिस्टेंस की कंडीशन है, उसको मैं आसान अल्फाज में लिख सकता हूं प्लस माइनस लैम्डा बाय 2 प्लस माइनस 2 लैम्डा बाय 2 प्लस माइनस 3 लैम्डा बाय 2 अप टू सो ऑन। इसी तरह जो आउट ऑफ फेज पॉइंट्स हैं उनकी कंडीशन को मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस माइनस लैम्डा बाय 2 प्लस माइनस 3 लैम्डा बाय 2 प्लस माइनस 5 लैम्डा बाय 2 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास दोनों कोरस्पॉन्डिंग कंडीशंस आ गई, उसकी इन फेज पॉइंट्स की इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा और आउट ऑफ फेज पॉइंट्स की ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो ये था बच्चों फेज रिलेशनशिप वाला पोर्शन। अब मैं अगले टॉपिक की तरफ मूव करने जा रहा हूं। बेसिकली ये टॉपिक तो नया नहीं है तो ये भी पीरियोडिक वेव वाला पोर्शन ही, लेकिन इसमें हमने लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स को डिस्कस करना है। तो हम हेडिंग लिख लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स। सिंगल पल्स वाली पीरियोडिक वेव सिंगल पल्स वाली लॉन्गिट्यूडिनल वेव तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। अब हम पीरियोडिक लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात कर रहे हैं, यानी पीरियोडिक लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो बार बार जनरेट हो। तो उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हम बनाते हैं, और वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। फर्स्ट कर लें, हमारे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है, हमने उसको स्ट्रिंग्स की मदद से सस्पेंड किया हुआ है एक सपोर्ट के साथ, राइट। और फर्ज कर लें मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस तरफ से मुसलसल इस तरह से जर्क्स दे रहा हूं और ये वेव मेरी तरफ आ रही है। यानी लेफ्ट साइड से कोई एजेंसी है, कोई भी इस तरह की अरेंजमेंट है जो अलोंग द स्प्रिंग इस तरह से जर्क्स दे रही है, और ये सारे जर्क्स मेरी तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, मेरी तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मतलब है वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है, मेरी तरफ। और इस स्प्रिंग के जितने भी पार्टिकल्स हैं ये बारी बारी इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं। और किसी एक लम्हे में अगर मैं इस स्प्रिंग का स्क्रीनशॉट इमेजिन करूं तो मुझे स्प्रिंग का कोई हिस्सा कंप्रेस नजर आएगा, उसके साथ वाला एक्सपैंडेड नजर आएगा, फिर कंप्रेस, फिर एक्सपैंडेड, फिर कंप्रेस्ड अप टू सो ऑन। जो हिस्सा कंप्रेस्ड है उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, और जो एक्सपैंडेड है उसे हम बोलेंगे रेयरफैक्शन। अब गौर करें, अब मैं थोड़ी सी एनिमेशन चलाता हूं और एनिमेशन के दौरान आपने गौर से इस सारी सिचुएशन को देखना है। गौर करें, ऊपर जो रस्सियां लटकी हुई हैं जो वर्टिकल थी शुरू में, जैसे जैसे स्प्रिंग के अंदर वेव ट्रेवल करके मेरी तरफ आ रही है, वैसे वैसे इन ऊपर वाली स्ट्रिंग्स की जो ओरिएंटेशन है ये भी चेंज हो रही है। कभी ये उस तरफ होती हैं, कभी ये इस तरफ होती हैं। और अगर मैं किसी एक स्क्रीनशॉट को यहां पर लेकर एक स्टिल पिक्चर को देखना शुरू कर दूं, अब आप जरा गौर से देखें, स्टिल पिक्चर को मैं दिखा रहा हूं, और अब इस स्टिल पिक्चर पे या इस स्क्रीनशॉट की डिस्कशन के दौरान हम नीचे एक ग्राफ भी बना रहे हैं, और वो ग्राफ है वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे टाइम के दरमियान। अब जरा गौर से देखिएगा, टाइम कह लें, एक्स एक्सिस पे टाइम कह लें, या पोजीशन कह लें, जो भी कह लें। अब देखें, जो कंप्रेशन का सेंट्रल पॉइंट है और जो रेयरफैक्शन का सेंट्रल पॉइंट है, इन सेंट्रल पॉइंट्स के ऊपर देखें जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल वर्टिकल है। इसका मतलब यह हुआ कि स्प्रिंग का ये वाला जो पॉइंट है ये ना तो इस तरफ जा रहा है इस वक्त, ना इस तरफ जा रहा है। यानी इन पॉइंट्स का इस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। इसी तरह अब मैं इनके बिल्कुल नीचे एक्स एक्सिस पे 0 वाले पॉइंट्स लगा लूंगा। अब मैं ग्राफ भी साथ साथ ड्रॉ कर रहा हूं, और गौर करें, रस्सियों के कुछ जो पोर्शंस हैं वो इस तरह बेंड है, यानी वो हमें ये बता रहे हैं कि स्प्रिंग के ये वाले हिस्से दाएं तरफ वाइब्रेट कर रहे थे इस वक्त जब हमने इस पिक्चर को स्टिल फॉर्म में देखना शुरू किया।
उसके नीचे बिल्कुल अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ में कौन से डिस्प्लेसमेंट्स आएंगे? पॉजिटिव, और वो ग्राफ किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। इसी तरह अगर मैं ऊपर स्ट्रिंग्स को देखूं, स्ट्रिंग्स के कुछ पोर्शंस इस तरह से बेंड हैं, यानी स्ट्रिंग का नीचे वाला हिस्सा लेफ्ट साइड की तरफ है। गौर करें, लेफ्ट साइड की तरफ। और इस बात का क्या मतलब है कि ये स्प्रिंग का हिस्सा इस वक्त जब हमने पिक्चर ली लेफ्ट साइड की तरफ वाइब्रेट कर रहा था। तो जहां जहां स्प्रिंग का हिस्सा लेफ्ट साइड की तरफ वाइब्रेट कर रहा था, उसके बिल्कुल नीचे ग्राफ का कौन सा हिस्सा बनेगा? नेगेटिव वाला। यानी आसान अल्फाज में स्प्रिंग का जो हिस्सा पॉजिटिव साइड पे डिस्प्लेसमेंट दे रहा था, उसके बिल्कुल नीचे ग्राफ में करस्ट बनेगा। और जो स्प्रिंग का हिस्सा लेफ्ट साइड की तरफ डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा था, ऊपर रस्सियों के साथ हमने इमेजिन किया, रस्सियों की मदद से इस चीज को अंडरस्टैंड किया, उसके बिल्कुल सामने यानी उसके नीचे कौन सा हिस्सा बनेगा? ट्रफ। यानी करस्ट वाला पोर्शन और ट्रफ वाला पोर्शन, नीचे ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर बेसिकली हमने क्या किया? हमने लॉन्गिट्यूडिनल वेव के पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट्स को ग्राफ की शक्ल में बना दिया, ड्रॉ कर दिया, और ग्राफ में हमें एक साइन कर्व मिली जिसका कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस से ऊपर था और कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस से नीचे था। जो हिस्सा एक्स एक्सिस से ऊपर था उसे मैं यहां पे क्रस्ट का नाम दे रहा हूं, और जो हिस्सा नीचे था उसे मैं ट्रफ का नाम दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर की भी आपको समझ आ गई होगी। इसमें हमने कोई बड़ी बात नहीं की, इसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव को सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल शक्ल में जाहिर करने की कोशिश की है। यहां पर आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का भी आइडिया लगा सकते हैं। अब वो हम ग्राफ की मदद से आसानी से लगा सकते हैं। ग्राफ में देखें, वो जो क्रस्ट वाला पोर्शन है उसका जो एक्सट्रीम पॉइंट का फासला है एक्स एक्सिस से, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड है। इसी तरह ट्रफ का भी जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ट्रफ के एक्सट्रीम पॉइंट का, वो भी एम्पलीट्यूड के बराबर है। इसी तरह आप यहाँ पे वेवलेंथ को भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक साइकिल की भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम टाइम पीरियड को भी डिफाइन कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी को भी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में ट्रांसवर्स वेव के अंदर किया था। उम्मीद करता हूं आपको इसकी अच्छी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह।